वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मसल्स, मसल्स को हमने पढ़ा था, बिल्कुल। आज ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। मुझे बताएं, मुझे ये बताएं, ये जो मसल्स हैं, ये कौन सी मसल्स है? स्केलेटल। देख रहे हैं स्ट्रक्चर इसकी, सिलेंडर टाइप। और ये स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप। और ये वाली कार्डियक ब्रांचड, रेगुलर स्ट्रेट है, ब्रांचड है। अब मुझे कौन बताएगा कमेंट में कि इन मसल्स पर ऐसे ऐसे लाइट डार्क बैंड नजर आएंगे? कौन सी मसल्स पर नहीं नजर आएंगे? जब माइक्रोस्कोप से देखें तो इन तीनों में से कौन सी मसल पर ये लाइट और डार्क बैंड नजर नहीं आएंगे, स्मूथ पर नजर नहीं आएंगे? बिल्कुल। क्यों भाई यहां पे नजर नहीं आएंगे? रीजन क्या है? कमेंट में बताएं जल्दी। अच्छा, सार्कोमेयर इनमें नहीं है। वेरी गुड। सार्कोमेयर की वजह से क्यों ये स्ट्राइटेशन, क्यों ये स्ट्राइप नजर आ रहे हैं? ऐसा क्या है सार्कोमेयर में? कौन सी दो चीजों की वजह से जो सार्कोमेयर है वो स्ट्राइटेशन शो करता है? लाइट एंड डार्क बैंड। अच्छा, लाइट एंड डार्क बैंड कौन बनाता है? एक्टिन एंड मायोसिन। वेरी गुड। ये भाई हमने पढ़ी थी कल। आज हम आगे चलेंगे। आज हम, अच्छा एक और बात यहां पे एक और बात ये है कि स्केलेटल मसल में जो न्यूक्लियस का नंबर है वो बहुत सारे हैं और न्यूक्लियस साइड पर है। रीजन बताएं क्यों? क्योंकि सार्कोमेयर, मायोफिब्रिल, एक्टिन, मायोसिन बहुत हैं, तो न्यूक्लियस आपका साइड हो जाता है उनकी वजह से। हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल में एक न्यूक्लियस होता है। कार्डियक में भी हमने पढ़ा था एक। फेडरल के अकॉर्डिंग ये एक आंसर सही है, मगर हमने पहले भी डिस्कस किया था इस एमसीक्यूज को मसल्स पढ़ने से पहले कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक है पीटीबी, वो कहता है कार्डियक मसल में भी जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत होते हैं। कार्डियक मसल में न्यूक्लियस स्केलेटल मसल लाइक बहुत सारे होते हैं। पंजाब टेक्स्ट की ये पॉइंट है और इसी पॉइंट को आपके पीएमसी ने फॉलो किया है। पेट टेस्ट में कार्डियक मसल में एक न्यूक्लियस नहीं, मेनी न्यूक्लियस को माना गया है। तो बताएं हम क्या माने भाई? अब बताएं हम क्या मानेंगे? फेडरल को मानेंगे या पंजाब को मानेंगे? यहां पे अगर फेडरल को सही कहते हैं तो पीएमसी की हमसे नहीं बनेगी, इसीलिए हम पंजाब को फॉलो करेंगे, क्योंकि पंजाब और पीएमसी वाले एक ही हैं। ठीक हो गया? ओके सर, ओके सर। ये एक क्लेश था इस चैप्टर में जो कि हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो भाई ये है, ये टॉपिक है आपका। क्या पढ़ना है आज? हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल को। आज उस स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर को पढ़ना है। देखें भाई, ये आपके सामने बनी हुई है स्केलेटल मसल। स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है स्केलेटल मसल की। थोड़ी रिवीजन तो करवाएं स्केलेटल मसल के बारे में। वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? वॉलंटरी है। नर्वस कंट्रोल में है।
और बोन्स पर अटैच हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, स्ट्राइटेशन मिलेंगी, स्ट्राइप्स मिलेंगे, पट्टियां, लकीरें, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा हैं, सार्कोमेयर वेल ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रेट हैं, सीधी सी हैं, सिलेंड्रिकल है, ठीक हो गया भाई। अब इनकी स्ट्रक्चर को पढ़ना है। देखें भाई, ये आपको दिख रहा है, ये बोन का टुकड़ा मैंने लिया है, ठीक है। इस बोन पर ये मसल्स अटैच हैं, तो ये मसल कौन सी हो गई? स्केलेटल मसल। हमने सपोज करें ये मसल ली है यहां से, इसको कहते हैं बाइसेप, बाइसेप, इसको कहते हैं ट्राइसेप। यहां पे 3 बंडल्स होते हैं, ऊपर से 2 बंडल होते हैं, यानी मसल आपके बंडल्स के फॉर्म में होते हैं। तो हमने मसल लिया है एक, मसल की अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? इस वाइट वाले पोर्शन को बताएं, क्या कहा था? टेंडन, जो कि बना हुआ था किसका? कोलाजन फाइबर का और कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का। हार्ड है, थोड़ा पतला है, मसल के बॉडी से अटैच होगा बोन पर, यानी मसल का जो टेंडन है वो अटैच होता है बोन पर। अब देखें, ये बहुत सारे मसल के बंडल्स हैं, पूरी एक स्ट्रक्चर को हम मसल कहेंगे, मसल्स हैं। तो आपके बाइसेप हो या ट्राइसेप हो, थाई बोन में क्वाड्रिसेप यानी 4 बंडल्स होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने भी बंडल्स हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको भाई हम कहते हैं एपिमाइसियम। क्या कहते हैं? यानी आल जो यहाँ पे मसल्स हैं, 2 बंडल्स हैं, 3 या 4 या 5, सबके ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, कोलाजन फाइबर की, जिसे हम कहते हैं एपिमाइसियम। ठीक हो गया एपिमाइसियम के बारे में। अब मुझे बताएं, ये पूरी मसल के ऊपर लेयर है ना, अब इसको खोलेंगे तो हमें देखें, ये एक बंडल मिल रहा है, और ये दूसरा बंडल मिल रहा है, ये तीसरा बंडल मिल रहा है, ये चौथा बंडल मिल रहा है, यानी इसमें बहुत सारे बंडल्स हैं मसल के, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका मसल का बंडल, ठीक है। मसल के बंडल के लिए हम टर्म यूज करते हैं फेसिकल। क्या मैंने लिखा होगा कहां पे? यहीं क्या यूज करते हैं? फेसिकल या फेसिक्यूलाई। फेसिकल मतलब मसल का एक बंडल, ओके। फेसिक्यूलाई, फेसिक्यूला या फेसिकल, एक बंडल के लिए वर्ड यूज करते हैं हम। अब इस फेसिकल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम कहेंगे पेरीमाइसियम। फेसिकल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी उसे क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। माइसियम मसल, पेरी मतलब बाहर वाली, ठीक है ना। एपिमाइसियम पूरे मसल के ऊपर, सारे बंडल्स के ऊपर, एक एक बंडल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे? ये इसके ऊपर है, तो ये आपकी हो गई पेरीमाइसियम। ये एक बंडल बाहर निकला हुआ है, फेसिकल। अब मुझे बताएं ये कौन सी लेयर है? ये वाली, यही फेसिकल है ना भाई, ये वाली, ठीक है ना, ठीक। तो इस बंडल के अंदर यानी फेसिकल के अंदर ये पेरीमाइसियम थी, इसके अंदर एक क्या है? फेसिकल है। पेरीमाइसियम किसको कवर करती है? फेसिकल को, यानी बंडल को। तो बंडल के अंदर अगर देखें तो मसल के सेल मिलेंगे। मसल के क्या मिलेंगे? सेल मिलेंगे। ये भाई आपका मसल का क्या है? एक सेल है। किसका सेल है? मसल का सेल है। और मसल्स के सेल को आप मसल्स फाइबर भी कह सकते हैं। मसल सेल को मसल फाइबर कहते हैं। क्या सीक्वेंस हुई? रिपीट करें। हड्डी पे टेंडन से मसल अटैच हुई हैं, बहुत सारे बंडल्स के ऊपर एक ही लेयर है, एपिमाइसियम।
एक बंडल को फेसिकल कहा, फेसिकल के ऊपर मेम्ब्रेन को पेरीमाइसियम कहा। एक बंडल को जब निकाला यानी फेसिकल को निकाला तो फेसिकल के ऊपर पेरीमाइसियम थी। अब फेसिकल के अंदर एक एक सेल है। ये कुछ वैसा नहीं है जो स्वीपिंग करने के लिए स्वीपर यूज करते हैं हम, उसमें जो होते हैं ना वो पतली सी लकड़ियां होती हैं, उनका गुच्छा होता है, वो सारी एक दूसरे से ऐसे अटैच होती हैं जिसे स्वीपिंग करते हैं। ऐसे हमारी मसल है, ये आपकी पूरी मसल के बंडल्स हैं, इनमें से एक बंडल निकाला, ठीक है, और फिर एक बंडल में से हमने एक सेल निकाला। अब सेल के अंदर देखेंगे तो मुझे कमेंट में बताएं क्या होगा। सेल के अंदर क्या है भाई? मसल फाइबर के अंदर क्या है? मसल भरी हुई है। आप कहेंगे सर सार्कोमेयर से, हाँ बिल्कुल, मगर वो सार्कोमेयर छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप कहेंगे एक्टिन मायोसिन से भरी हुई है, हाँ बिल्कुल, एक्टिन मायोसिन मिलकर सार्कोमेयर बनाते हैं। और जो सार्कोमेयर है वो ऐसे है, ये टुकड़ा सार्कोमेयर, दूसरा टुकड़ा सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर, ऐसे एक बड़ा थ्रेड है, इसको हम कहेंगे मायोफिब्रिल। तो भाई एक सेल के अंदर क्या मिला हमें? सेल के अंदर मायोफिब्रिल मिला। अब कौन बताएगा कि मायोफिब्रिल के अंदर क्या होगा? आप कहेंगे सर मायोफिब्रिल के अंदर ये होंगे सार्कोमेयर। और अगर सार्कोमेयर की बात करेंगे तो सार्कोमेयर में एक्टिन प्रोटीन होंगी, और जो है वो कौन सी प्रोटीन होंगी? एक्टिन प्रोटीन होंगी और मायोसिन प्रोटीन होंगी। भाई देखना, ये आपका सार्कोमेयर है, ये पतली सी कुछ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये पतली सी कुछ प्रोटीन्स हैं, और उसके बाद ये मोटी सी कुछ प्रोटीन्स हैं। आप कहेंगे सर ये मोटी वाली मायोसिन है, पतली वाली एक्टिन है, और उसके अलावा एक बाउंड्री है। ये हो गया आपका यहां से यहां तक सार्कोमेयर, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है। सार्कोमेयर में क्या आ गया? मैंने सार्कोमेयर को ये कहा ऐसे, ये सार्कोमेयर, इसमें एक्टिन भी होगी, मायोसिन भी होगी, एक्टिन भी होंगी। अब इस लाइन को, बाहर वाली को हमने कहा जेड लाइन, इसको भी कहा जेड लाइन, यानी ये हो गई जेड लाइन और ये भी हो गई जेड लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज सेड टू बी एज वन सार्कोमेयर, है ना। अब जेड लाइन के बीच क्या है? आप कहेंगे सर एक तो एक्टिन है और दूसरी मायोसिन है, दो प्रोटीन है। तो भाई सार्कोमेयर को अब डिटेल में पढ़ना है। ये हमारी मसल है। अगर मैं एक और बात आपसे पूछूं, अगर मसल फाइबर को मैं समझाऊं, मसल फाइबर मतलब मसल सेल, ये मैं आपके सामने मसल सेल बना रहा हूं, ये मसल का एक सेल है, तो कमेंट में बताएं। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सारी चीजें बता दी हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। क्या कहेंगे? सार्को मतलब मसल, लेमा मतलब लेयर। सेल मेम्ब्रेन, मसल के सेल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। और इसके अंदर जो मायोफिब्रिल्स पड़े हुए हैं, मायोफिब्रिल्स मतलब ये क्या? सार्कोमेयर की थ्रेड्स। ये मायोफिब्रिल यहां से स्टार्ट होंगे एंड तक, फिलामेंट्स, ठीक है। ये जो मायोफिब्रिल्स हैं इनके बीच मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल के बीच स्पेस होगी। हर मायोफिब्रिल के अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा स्मूथ। उसको नाम क्या देंगे? कमेंट में बताएं। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था, वेरी गुड, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पे प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वो लोकेशन बताएं। साइटोप्लाज्म में, बाहर, अंदर, या अंदर से बाहर तक, बाहर से अंदर तक, पूरे साइटोप्लाज्म में। हाँ, पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में। कशिश बतरा, मैं ये कह रहा हूं बाबा कि जो आपका मसल का सेल है उसमें मायोफिब्रिल सारी पड़ी है ना, इन मायोफिब्रिल के अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो मायोफिब्रिल कहां है? ऑल साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस को ही धकेल दिया है इन्होंने, है ना।
तो मायोफिब्रिल कहाँ है? ऑल साइटोप्लाज्म में, एक चोटी से दूसरी चोटी तक। तो ईआर भी होल साइटोप्लाज्म में है। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे आप? हाँ भाई, साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। अच्छा, डिफरेंस बताएं नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में और मसल के सार्कोप्लाज्म में। हाँ भाई, यहां पे क्या क्या है जो और कहीं पे नहीं है? मायोग्लोबिन का, वेरी गुड। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करेगी, ऑक्सीजन एफिनिटी प्रोटीन है। और मायोफिब्रिल्स और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। वेरी गुड। टी ट्यूब्यूल की बात की है किसी ने, वेरी गुड। तो मैं टी ट्यूब्यूल बताता हूं ये क्या है। ओके ओके। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है? स्मूथ टाइप का है। ओके। और फूड भी स्टोर होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। चाय पियेंगे आप? चाय, ऑनलाइन चाय। चाय कौन पिएगा भाई? नहीं। यस। दूध पीने में क्या रखा है भाई? कपाल मेजबान चाय पिया करेगी, खोपड़ी भी अच्छा काम करेगी, कैफीन अंदर जाएगी। नुकसान थोड़ा बहुत है मगर फायदा भी ज्यादा है। टीसीएस, हाँ टीसीएस। अगर चाय टीसीएस होती तो मैं जरूर करता। नहीं होती। टीसीएस वालों को कह के देखा है मैंने, नहीं होती। पकौड़ों का मौसम है। बारिशें हो रही हैं बहुत, तो लाइट का इशू आ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। एकेडमी पे दिया करो। चलो, कल पिलाऊंगा इंशाल्लाह एकेडमी पर। हाँ, एक और बात सुने, बीच में मुझे बात याद आ गई है। बात यह है भाई कि कल आपकी छुट्टी नहीं है, कल आपके क्लासेस हैं। ओके। बायो एंड केमिस्ट्री के बाकी सब्जेक्ट नहीं चलेंगे। परसों आपकी मेगा टेस्ट है। मेगा टेस्ट हमने रखी है ना रेड की, तो वही मेगा टेस्ट आप भी देंगे, ये आपका फायदा होगा। सेकंड मेगा टेस्ट आप देंगे। आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है। रिवीजन कर लें, पूरी फर्स्ट ईयर है सिलेबस में, कोई टॉपिक किसी का भी कम नहीं है। बायो में एनिमल किंगडम नहीं है भाई मेगा टेस्ट में, ठीक है ना। टाइमिंग मंडे को 6 बजे शाम को मेगा टेस्ट है, मंडे को 6 PM। और लाजमी देनी है सभी को, मैं एडवाइस कर रहा हूं। जिसने नहीं दी फिर उसको ऑनलाइन सजा मिलेगी इंशाल्लाह। क्लासेस मंडे को नहीं चलाएंगे, मंडे को छुट्टी है पूरी आपकी। कल क्लासेस चलाएंगे 2, बायो एंड केम। कल भी हम आपका टाइम बचाएंगे, परसों भी टाइम बचाएंगे। मेगा देंगे आपकी, फिर ग्रिप हो जाएगी फर्स्ट ईयर पे, ठीक है ना। कोई बच्चा कहेगा हमारी तैयारी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इधर ये काम है, नहीं भाई कोई नहीं चलेगा। दे दें तो अच्छी बात है। बहुत कुछ सीखेंगे आप टेस्ट से, बहुत कुछ सीखेंगे। चलें आ जाएं, लेट्स मूव। कहाँ पे थे हम कहाँ पर थे? हाँ, हमने पढ़ा कि ये सार्कोलेमा है, सेल मेम्ब्रेन, और ये मायोफिब्रिल्स के अराउंड
हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पड़ा हुआ है, और ये जो पड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑल अराउंड द मायोफिब्रिल्स, इसको हम क्या कह रहे थे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि एक टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। ये आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम को स्टोर करेगा। क्यों करेगा? इस कैल्शियम का रोल है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोप्लाज्म का रोल है। एक और बात सुने, मीजोसोम आपने पढ़ा है, क्रिस्टी आपने पढ़ी है, तो क्या पढ़ते हैं आप कि इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड करे तो उसे मीजोसोम कहेंगे प्रोकैरियोट में, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसे क्रिस्टी कहते हैं। ऐसे ही जब सेल मेम्ब्रेन मसल की फोल्ड करके अंदर की तरफ ट्यूब बनाए, सेल मेम्ब्रेन फोल्ड करके अंदर की तरफ ट्यूब पाइप बनाए, उस पाइप में से पाइप सारे साइटोप्लाज्म में ईच एंड एवरी मायोफिब्रिल तक वो पाइप जाएंगे। मुझे बताएं वो पाइप किससे बने, कौन सी चीज ने पाइप बनाए? मेम्ब्रेन ने। हाउ? बाय इनफोल्डिंग, बाय इन्वेजिनेशन। दीज पाइप आर सेड टू बी एज टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। कहां से शुरू हुए हैं? सेल मेम्ब्रेन तक से। कहां तक खत्म हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक, यानी मायोफिब्रिल तक। काम क्या भाई इनका काम है ये, जब आपकी खोपड़ी मैसेज भेजेगी मसल को, तो वो मैसेज कौन ले जाएगा मसल तक? बताएं कमेंट में। न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आके मैसेज देगा, कहां तक? यहां तक वो मैसेज देगा, सेल मेम्ब्रेन तक मैसेज देगा, यहां तक न्यूरॉन की नर्व इंपल आएगी ना, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे न्यूरॉन नहीं है, तो इस स्पेस में न्यूरॉन नहीं है, तो न्यूरॉन से निकलते हैं केमिकल निकलता है, जो कि मिलेगा मसल को। दिमाग से नर्व इंपल आई भाई, ठीक है ना, नर्व इंपल आई न्यूरॉन तक, जहां तक न्यूरॉन की चोटी है वहां तक नर्व इंपल आई, न्यूरॉन की चोटी से निकले हैं केमिकल, ये हजारों लाखों। इन केमिकल्स का नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? ये आपने पढ़ा हुआ है, एसिटाइल कोलिन। तो ये एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन की मैसेज है मसल के लिए, केमिकल मैसेज है, नर्व इंपल नहीं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, केमिकल मैसेज है। हाँ, ये न्यूरॉन की मैसेज मिलेगी मसल की सेल मेम्ब्रेन को, सार्कोलेमा को। अब मुझे बताएं इस मैसेज को कहां तक जाना चाहिए कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करे? मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज आई है ना भाई, कहां तक जाना चाहिए इसको, इस न्यूरोट्रांसमीटर को, एसिटाइल कोलिन को? मायोफिब्रिल तक, या ऐसे कह लें सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक। भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक जाना चाहिए, क्योंकि जब वहां तक मैसेज जाएगी तो वो कैल्शियम को रिलीज करेगा। मतलब पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम होगा स्टोर, जब ये मैसेज जाएगी तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एसिटाइल कोलिन को देखकर, न्यूरोट्रांसमीटर को देखकर रिलीज करेगा कैल्शियम। कहां जाएगा कैल्शियम? ईआर से जो निकला तो कहां जाएगा? आप कहेंगे सर सार्कोमेयर पर। हाँ, सार्कोमेयर पर, सार्कोमेयर में मतलब एक्टिन और मायोसिन पर, तो वहां जाके कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्या मैं कह सकता हूं मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एज अ होल? मोटी मोटी बात हाँ सही है। क्या मैं कह सकता हूं मायोफिब्रिल में सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? हाँ, ये तो और अच्छी बात है। क्या मैं कह सकता हूं सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट्स, थिन एंड थिक फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, तो ये बात हो गई। कैल्शियम कहां से रिलीज होगा? कैल्शियम स्टोर है, कहां पर स्टोर है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। मैसेज कहां से आई? दिमाग से मैसेज आई, न्यूरॉन लेकर आया, वो मैसेज सेल मेम्ब्रेन तक पहुंची, न्यूरोट्रांसमीटर सेल मेम्ब्रेन तक आया, केमिकल सेल मेम्ब्रेन से कौन से ट्यूब के थ्रू ईआर तक पहुंचा? टी ट्यूब्यूल के थ्रू। तो ईआर तक जब मैसेज पहुंची
तो ER से निकला क्या, क्या निकला ER से, कैल्शियम। और वो ER से निकला हुआ कैल्शियम सार्कोमेयर में गया और सार्कोमेयर में जाकर उसने करवाई कॉन्ट्रैक्शन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैल्शियम कैसे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। आ जाएं भाई, आगे आ जाएं, यहां तक क्लियर है। इंसर्शन, ओरिजन, टेंडन, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। डिटेल में पढ़ेंगे तो ये कैल्शियम कहां पे जाके बाइंड करेगा, क्या करेगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे आते हैं, चलें लेट्स मूव सर आगे। ये चीजें कुछ समझनी है। देखिए ये क्या है आपके सामने, समझें इसको। ये क्या है, क्या बना हुआ है ये एक सार्कोमेयर है, ये एक सार्कोमेयर है। ये रिलैक्स स्टेट में है और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में है। इस चीजों को पढ़ना है, मगर पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स चाहिए भाई, कुछ कॉन्सेप्ट्स चाहिए हमें। आ जाएं, सुने मेरी बात, मुझे गौर से सुनते जाना। अभी भाई हमें ना सार्कोमेयर में क्या मिला, माइक्रोफिलामेंट। मसल्स, बाइसेप या ट्राइसेप के ऊपर एपिमाइसियम, मसल के बंडल को फेसिकल, फेसिकल के ऊपर मेम्ब्रेन पेरीमाइसियम, मसल के बंडल से एक सेल मसल फाइबर या मसल सेल, मसल सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको नाम नहीं दिया मैंने, मसल सेल के ऊपर एंडोमाइसियम। वेरी गुड, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम छा आहे, इहो ही आहे कशिश बत्रा बाबा जेको मां हाणे ॿुधायो। एंडोमाइसियम क्या है, मसल सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो एंडोमाइसियम। मसल सेल से सार्कोलेमा के बाहर कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, वो एंडोमाइसियम। सारे बंडल्स के ऊपर एपीमाइसियम, एक बंडल के ऊपर पेरीमाइसियम, एक सेल के ऊपर एंडोमाइसियम और एक सेल की मेम्ब्रेन सार्कोलेमा। अब एक सेल के अंदर आपको मायोफिब्रिल मिले, मायोफिब्रिल में सार्कोमेयर मिला, सार्कोमेयर में क्या मिला बताएं, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कौन सी, थिन और थिक फिलामेंट। कौन सी, एक्टिन और मायोसिन की। मायोसिन की थिकनेस है 16 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर और एक्टिन की थिकनेस है 7 to 8 नैनोमीटर, 7 to 8 नैनोमीटर। तो थिन फिलामेंट 7 to 8 नैनोमीटर और थिक फिलामेंट 16 नैनोमीटर है। ये हमें पढ़नी है भाई। आ जाएं, थिकनेस बुक में से देख लें, अंचल शोभवानी बुक में से देख लें, मैंने भी बताई है 7 से 8 नैनोमीटर एक्टिन की और 16 नैनोमीटर मायोसिन की थिकनेस। मायोसिन मोटी फिलामेंट है, ठीक है। आ जाएं, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको अभी, मायोसिन की स्ट्रक्चर और फिर पढ़ाऊंगा एक्टिन की स्ट्रक्चर, फिर आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे ले जाऊंगा। गौर से सुने अब मेरी बात, खोपड़ी खोल के बैठे भाई, स्क्रू अपने ढीले करें ताकि बातें दिमाग में पहुंचे, फिर टाइट कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। आ जाएं, मायोसिन, पता है मायोसिन एक प्रोटीन का नाम है, एक्टिन एक प्रोटीन का नाम है। ये एक्टिन बनाएगी क्या, थिन फिलामेंट, और मायोसिन बनाएगी क्या, थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट एक एक्टिन नहीं है, एक मायोसिन नहीं है, और थिन फिलामेंट भी एक एक्टिन नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो मायोसिन है वो क्या बनाएगी, थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट पे आते हैं, पहले मायोसिन तो समझ लें कि भाई मायोसिन एक प्रोटीन है जिसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक प्रोटीन में 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है और मायोसिन के 2 मेन रीजन हैं। एक को कहते हैं हेड और दूसरे को कहते हैं टेल, मगर इन दोनों के बीच एक थर्ड पार्ट भी है जिसको हम फ्लेक्सिबल पार्ट कहते हैं।
समझ ले मेरी बात। कितनी पॉलीपेप्टाइड हैं? 6। पार्ट कितने? हेड एंड टेल और तीसरा फ्लेक्सिबल पार्ट, यानी टोटल 3 पार्ट हैं। अब सुने, अब जो मायोसिन है उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल होकर एक ऐसा बल्ब बनाएगी और उसके पीछे उसके बाद ये ऐसे आ जाएगी और फिर दूसरी भी ऐसा बल्ब बनाएगी और ये भी बाकी ऐसे नीचे आ जाएगी। और ये दोनों जो चेन्स ये और ये मैंने बनाई एक ट्विस्टेड अराउंड होंगी एक दूसरे के ऊपर। अब ये मैंने 2 बनाई हैं, आपको नजर आ रही है, ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन है टोटल। ठीक है, इसका ये जो पार्ट है भाई, ये इसको हम कहते हैं हेड, और यहां से बाद ये जो पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूं ये हो गया भाई इसका टेल, और ये जो मैंने डार्क नहीं किया जिसको अब मैं येलो कर रहा हूं ये पार्ट है फ्लेक्सिबल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? फ्लेक्सिबल पार्ट। ये एक मायोसिन है। ऐसे दूसरी मायोसिन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे 300 प्रोटीन्स मिलकर, यानी 300 कौन? मायोसिन मिलकर एक फिलामेंट बनाएंगी। एक थिक फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी मायोसिन? अब अगर कोई बताए मुझे एक फिलामेंट में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन? हाँ भाई 300 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आ जाएगा आपको, पता नहीं कितना होगा, आई थिंक 1800। वेरी गुड, वेरी गुड। मैथ में तेज हैं आप, चिट्र करना ये लगे तो ये थी दो बार मैथ में डाटा तेज है माशाल्लाह। हाँ भाई देखें, आगे चलें। ये मायोसिन की बात हो गई। अब मायोसिन, थोड़ी मैं मायोसिन की स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं यहां पे कि मायोसिन कुछ यूं बनेगी भाई, मायोसिन कुछ यूं बनेगी। अब मैं क्या बना रहा हूं? थिक फिलामेंट बना रहा हूं। ये इसमें हेड 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 और हेड में से ये इसका टेल, ये दूसरी का टेल, ये तीसरी का टेल। समझ रहे हैं बात को कि बात क्या है? दरअसल बात ये है कि जो हेड होंगे वो इस मायोसिन के थ्रेड से बाहर होंगे और जो टेल होंगे वो मायोसिन का ट्रंक बनाएंगे, बैकबोन बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे। ठीक। और एक और बात, जो हेड होंगे वो एक एंड पर और दूसरी एंड पर होंगे, बीच में नहीं होंगे। और तीसरी बात, जो हेड होंगे एक एंड और दूसरी एंड के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये इसका फ्लेक्सिबल पोर्शन, ये इसका फ्लेक्सिबल पोर्शन, ये इसका फ्लेक्सिबल पोर्शन। देखें, फ्लेक्सिबल पोर्शन एंड हेड ऊपर है, फ्लेक्सिबल एंड हेड ऊपर है, बाहर है। फ्लेक्सिबल क्यों फ्लेक्सिबल है, क्यों ये काम का है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। रट्टा लगाएं फिलहाल कि मायोसिन कुछ यूं बनी हुई है। अब मुझे कौन समझाएगा कि यहां पर भी ये हेड और उनके ये टेल अंदर, ये हेड और ये इनके भी टेल अंदर, ये भाई हेड और ये इनके भी टेल अंदर। यानी बात यहां तक हमने समझी कि सारे जो टेल्स हैं साईं कुछ आयो जो खैर आता वैसे ही बैठा हो जट। हाँ बस क्लास में वठा, कचहरी कयूं था, खिदमत भी कयूं था, ॿियो केरु आहे गॾु? मुफ्ती? अच्छा, कचहरी कयूं था बाकायदे। हाँ भाई, तो पता नहीं कहाँ थे। हाँ,
हम थे हेड पर, के जो हेड हैं ये हेड और उनके टेल अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हेड सबके बाहर और फ्लेक्सिबल सबके बाहर और टेल अंदर। तो मतलब ये सारा ट्रंक जो है ये किसका बना हुआ है, ये सारा ट्रंक किसका बना हुआ है, ये सारा कोर किसका बना हुआ है, टेल का। हेड बाहर है। अब इसमें टोटल कितनी मायोसिन है, 300। ये एक हो गई मायोसिन की फिलामेंट, मायोसिन प्रोटीन नहीं हुई, ये मायोसिन की फिलामेंट यानी थिक फिलामेंट हो गई। समझ गए होंगे आप। अभी एक्टिन पे आते हैं। एक्टिन क्या है, एक्टिन एक प्रोटीन है जो कि बनाएगी थिन फिलामेंट, मगर एक्टिन के साथ कुछ और प्रोटीन्स भी होंगी। अब इस थिन फिलामेंट में दो होंगी क्या, एक्टिन, दो होंगी एक्टिन। ये भाई एक एक्टिन, चलो एक मिनट, एक्टिन को ढंग से बनाते हैं, एक्टिन को ढंग से बनाते हैं। ये आपकी गौर से समझना मेरी बात, ये है ये एक्टिन की एक चेन है, ठीक है। और ये मैं बना रहा हूं एक्टिन की दूसरी चेन, और ये दोनों चेन मां काल ते गाला है मतलब को, ये एक्टिन की दूसरी चेन। समझ आई बात कि ये दोनों चेन एक दूसरे पर ट्विस्टेड है, एक दूसरे पर ट्विस्टेड है, दोनों एक्टिन की चेन। ओके सर। अब सुने, अब सुने, अब दो एक्टिन के अलावा दो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है। मतलब ये ट्रोपोमायोसिन का मतलब है ट्रोपोनिन इन पर अटैच होंगी और ये मायोसिन पर अटैच होंगी। मतलब इनका कोई मायोसिन से रिलेशन होगा, कोई रिलेशन, वो तो मैं पढ़ाऊंगा कि हाँ डीएनए लाइक डीएनए ये ट्विस्टेड होंगी। बिल्कुल सदान भाई। तो ट्रोपोमायोसिन भी दो चेन है। अब ये आप ले लें, ये हो गई ट्रोपोमायोसिन, ये हो गई भाई ट्रोपोमायोसिन, जो कि किस पर प्रेजेंट है, देखें किस पर प्रेजेंट है, एक्टिन के दो चेन के ऊपर, एक्टिन के दो चेन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन है। ठीक हो गया। अब तीसरी जो प्रोटीन है भाई उसका नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, और ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्प्लेक्स है। ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 3, और तीनों ग्लोब्यूलर, तीनों टर्शरी, और एक को कहेंगे ट्रोपोनिन टी। मतलब ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन से अटैच होगी, ट्रोपोनिन टी, और दूसरी को कहेंगे ट्रोपोनिन सी, ये ट्रोपोनिन है सी, मतलब कैल्शियम से अटैच होगी, और तीसरी का नाम है ट्रोपोनिन आई, मतलब ये ट्रोपोनिन इनहिबिशन करेगी। कितने ट्रोपोनिन के पॉलीपेप्टाइड हैं, 3। ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से अटैच होगी। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों की बात पढ़ रहे हैं। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम इससे बाइंड होगा, मतलब कैल्शियम को बाइंड करेगी। क्यों, वो पढ़ेंगे हम। रट्टा लगाएं, ट्रोपोनिन सी का मतलब कैल्शियम से रिलेशन है। ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से अटैच होगी और ट्रोपोनिन आ इनहिबिशन करेगी। मतलब जब मसल को रोकना हो के कंट्रैक्ट ना करें तो कौन सी काम करेगी, ट्रोपोनिन आई। और जब अब सुने, बातें निकलती आ रही हैं खुद ब खुद। जब कैल्शियम आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से तो वो कैल्शियम किसके साथ बाइंड होगा, ट्रोपोनिन सी के साथ। फिर ये ट्रोपोनिन सी आपकी जब कैल्शियम ले लेगी तो ये ट्रोपोमायोसिन, इसके साथ ट्रोपोमायोसिन भी है ना, ट्रोपोनिन टी, ये जब कैल्शियम इसके साथ बाइंड होगा तो ये जो प्रोटीन है फिक्स टाइम मते
है ना। हाँ, ये जो ट्रोपोनिन टी के साथ सी के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ, जब इसके साथ कैल्शियम बाइंड होगा तो ये ट्रोपोमायोसिन को कहेगी निकल जाओ। सुने, ये ट्विस्ट सुने, मेरी बात सुने। अब पता है बात कुछ यूं है कि मैं अगर एक्टिन की, ये 3 एक्टिन के 4 मोनोमर मैंने बनाए हैं, एक्टिन के ऐसे मॉलिक्यूल बनाए थे ना, इस बात को समझना, यहां पे सारी कहानी यहां पे है। सुने, ये मैंने क्या बनाए हैं, एक्टिन के मोनोमर्स, इन पर मैंने ये देखें, ये कुछ चीजें रखी हैं, पता है ये क्या हैं? ये एक्टिन के वो जगह है, ये वो खड्डा है एक्टिन में, वो ग्रूव है एक्टिन में, जहां पे मायोसिन का ये हेड अटैच होगा। यानी एक्टिन ऐसे होगी भाई, एक्टिन में ऐसे क्या होगा, ऐसे सॉकेट होगा, एक्टिन में ऐसे सॉकेट होगा, ऐसे खड्डे होंगे एक्टिन में। तो ये जो खड्डा है, ये एक्टिन के अंदर ये मैंने ऐसे बनाया, ये ब्लैक वाला ये एक्टिन के अंदर खड्डा है। पता है एक्टिन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम कहते हैं जी एक्टिन और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं एफ एक्टिन। जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन एक ही एक्टिन के 2 पार्ट हैं। मगर मतलब प्रोटीन ने क्या किया, देखें, प्रोटीन ने यहां पे कंडेंस हुई और किडनी टाइप बन गई, बीन टाइप बन गई, प्रोटीन ग्लोब्यूलर बन गई, तो इसे हम कहा जी एक्टिन, मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन, किडनी टाइप। और यहां पे भी क्या किया इसने, ट्विस्ट किया, कवर किया, फोल्ड लगाए, किडनी टाइप बन गई, ग्लोब्यूलर बन गई जी एक्टिन, ये जी एक्टिन। और फिर सीधी चली गई वो पार्ट क्या है, एफ एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन। और जहां पे इसने ट्विस्ट किया, फोल्ड किया, ग्लोब्यूलर बन गया, ये सेमी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका टुकड़ा जी एक्टिन है और बाकी ये एफ एक्टिन है, टुकड़ा जी एक्टिन है और बाकी एफ एक्टिन है। बात समझ आई? एक्टिन के 2 पार्ट समझ आए? एक्टिन की 2 चेन है, हर चेन में 2 पार्ट, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। जी एक्टिन मतलब एक्टिन का ग्लोब्यूलर पार्ट और एफ एक्टिन मतलब एक्टिन का सीधा सा पार्ट। बस सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एफ एक्टिन, कंडेंस्ड ग्लोब्यूलर पॉलीपेप्टाइड पार्ट ऑफ द एक्टिन इज कॉल्ड जी एक्टिन। अब मुझे बताएं, ये जो सॉकेट बनाया है मैंने, ये कौन बनाएगा, जी एक्टिन या एफ एक्टिन? जी एक्टिन। तो जी एक्टिन के अंदर अब जिसने बात नहीं समझी वो नहीं समझेगा भाई। पिंक कलर से हमने ये बनाई थी ट्रोपोमायोसिन। तो ये ट्रोपोमायोसिन क्या होती है, सुने, ये ट्रोपोमायोसिन ऐसे 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 कहां पे होती है, सॉकेट के ऊपर, सॉकेट को बंद रखती है, जी एक्टिन को बंद रखती है ताकि हेड बाइंड ना हो। इन विच स्टेट, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट और रिलैक्स स्टेट, बताएं। रिलैक्स स्टेट में ट्रोपोमायोसिन सॉकेट को बंद करके रखती है। अब मेरी बात सुने, अब यहां पर मैं बना रहा हूं ब्लू कलर की एक प्रोटीन, जिसको चलो ब्लू की नहीं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं, ये एक प्रोटीन बना रहा हूं एक, और ये दूसरी और ये तीसरी। सही नजर नहीं आ रही, कोई और कलर देते हैं इसको, ठीक है ना, कोई डार्क कलर देते हैं इसको। देखें, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी। भाई मुझे बताएं ये कौन सी प्रोटीन है? 3 ट्रोपोनिन। ये 3 कौन सी हैं? ट्रोपोनिन। कौन कौन सी? ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, तीनों हैं, तीनों का कंप्लेक्स है। अब अगर मैं कहूं ये ग्रीन वाला कैल्शियम, ये ग्रीन वाला कैल्शियम आके इसके साथ जुड़ा, तो जिसके साथ कैल्शियम जुड़ा है मुझे बताएं वो कौन सी है? वो आपने कहा सर, तो फिर ये हो गई ट्रोपोनिन सी। और
और मुझे बताएं, जब ये कैल्शियम अटैच हुआ तो एक और है जिसने क्या किया, जिसने बाइंड किया किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ। किसने बाइंड किया, ट्रोपोमायोसिन के साथ, और ट्रोपोमायोसिन को दूर किया मतलब दूर किया, कहां से दूर किया, सॉकेट से। जैसे कैल्शियम आएगा किसके साथ बाइंड होगा, ट्रोपोनिन सी के साथ, वो ट्रोपोनिन सी बाहर निकालेगी किसको बाहर निकालेगी, ट्रोपोमायोसिन को। ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम अटैच होगा तो ट्रोपोमायोसिन को बाहर निकाला जाएगा सॉकेट से। सॉकेट खुल गया तो सॉकेट को खोलने में कैल्शियम का रोल है, ठीक है। कहां पे अटैच हुआ, ट्रोपोनिन सी पर। ये हम डिटेल में बातें करेंगे आगे। जहां तक जिसने समझा है ये आप सेव कर लें अपने माइंड में कि कैल्शियम ने क्या किया, कहां तक आया और इससे आगे क्या होगा मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं सार्कोमेयर पे चलता हूं। सार्कोमेयर में हमने क्या पढ़ा, मायोसिन की स्ट्रक्चर पढ़ी, एक्टिन की स्ट्रक्चर पढ़ी। एक्टिन में हमने पढ़ा कि 2 एक्टिन के प्रोटीन है और एक प्रोटीन के जी और एफ पार्ट है। जी एक्टिन सॉकेट बनाएगा, एफ एक्टिन सीधा सा पार्ट है, और जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी 2 है, वो एक्टिन के ऊपर ट्विस्टेड है और उसके अलावा सॉकेट को बंद करती है रिलैक्स स्टेट में और सॉकेट को खोलती हैं बाय कौन, किसके आने के बाद खोलती हैं, कैल्शियम के आने के बाद खोलती हैं सॉकेट को, यानी इनको निकाला जाता है कैल्शियम आने के बाद। और तीसरी है ट्रोपोनिन, जो कि 3 है, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से बाइंड होने वाली, ट्रोपोनिन आ इनहिबिशन करने वाली, और ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होने वाली। हाँ भाई, ये ऐसे एक्टिन एक और यहां से भी ऐसे एक्टिन होगी, ठीक है, ये एक्टिन है तो ऐसे ये एक्टिन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब ये मोटी मायोसिन है यहां से यहां तक, फिर एक्टिन है, यहां से एक्टिन है। ये चीजें इनकी अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। चलें इनकी अरेंजमेंट पर चलते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट पर चलते हैं भाई। अब बात तो अभी स्टार्ट हुई है आपकी बात। देखें क्या समझ रहे हैं यहां से आप, क्या बात समझ आ रही है यहां से आपको, ये नजर आ रही है बात क्लियर, ये पिक्चर क्लियर नजर आ रही है सबको, बताएं। ओके तो देखें, जूम तो किया है मैंने। हाँ, ये कौन सी फिलामेंट है, ये वाली एक्टिन, और ये वाली कौन सी है, मायोसिन। ये मायोसिन पे क्या है, ये वाले हेड, यहां पे एक हेड बनाया गया है, मगर ये हेड कितने हैं, 2 बाइलोब्ड हैं हेड, बताए थे ना मैंने, ठीक है। और इनके टेल यहां पर है, सबके टेल यहां पर है मायोसिन के थ्रेड पर। ये भाई आपकी मैंने पढ़ा दिया है, समझा लिया है। ये ऐसे ब्रिज बनी हुई है, देखें ये एक्टिन, इसमें सॉकेट होंगे जो कि मेंशन नहीं है, मैंने आपको बताया कि सॉकेट कैसे होगा। अब ये मायोसिन का हेड एक्टिन के सॉकेट में अटैच होगा, और ये ऐसे कंट्री जैसे ना बेड़ी वाला, बोट वाला, ऐसे पानी को पीछे करता है तो बोट आगे चलती है, पानी को पीछे करता है तो बोट आगे चलती है, ऐसे ये हेड ऐसे करेंगे तो मायोसिन उधर नहीं जाएगी, बोट की तरह नहीं होगा। ये हेड एक्टिन के सॉकेट में फंसेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो एक्टिन इधर आएगी, और ये हेड ऐसे मूव करेंगे तो ये वाली एक्टिन इधर आ जाएगी। ये चीजें हमें पढ़नी है। आ जाएं, पहले तो सार्कोमेयर को पढ़ लें कि सार्कोमेयर क्या है। ये तो मैकेनिज्म हमने देखा, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगी। ये भाई आपका सार्कोमेयर है, ये आपका सार्कोमेयर बना हुआ है आपके सामने। पानी पियार वकार। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं सार्कोमेयर के बारे में
तो क्या मुझे जवाब मिलेंगे? करूं आसरा आंसर्स का? हाँ, क्या ख्याल है भाई? मैं पूछता जाऊंगा, अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब मेरी पूछने की बारी है। बताएं बताएं कि ये मैंने एक सार्कोमेयर बनाया है, ठीक है, ये सार्कोमेयर है, इसमें ये जो लाइन बनी हुई है ये वाली, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जेड लाइन। ये ऐसी सीधी नहीं होती, बुक वालों ने सीधी बना ली है, मैंने भी सीधी बनाई है, वैसे ये ऐसे होती है, एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन ऐसे होती है। यानी मैंने ये भी बना ली और ये जेड लाइन भी बना ली। हाँ भाई, तो ये क्या है? जेड डिस्क, जेड लाइन, मतलब जेड लाइन टू जेड लाइन एक सार्कोमेयर है। मतलब मैंने ये मायोफिलामेंट का एक टुकड़ा काट के आपको दिखाया है, और इस जेड लाइन पर ये कौन सी प्रोटीन है बताएं? ये वाली यहां तक कौन सी प्रोटीन है? ये एक्टिन। तो ये हो गई एक्टिन। अब सुने, एक मायोसिन है ना, उसके एक साइड से 6 एक्टिन ओवरलैप होंगी। एक्टिन किसके ऊपर है? ये मायोसिन है बीच वाली, ये मायोसिन है रेड वाली, इसके ऊपर है, यहां से भी एक्टिन है, नीचे से भी एक्टिन है। एक्टिन किसके ऊपर है? मायोसिन के ऊपर। ये दो मैंने यहां पे बनाई है, मगर ये दो नहीं, कितनी है एक्टिन? 6 एक्टिन इधर से 6 एक्टिन उधर से ओवरलैप कर रही हैं किसको? मायोसिन को। अच्छा सुने, हाँ, एक साइड से 6, दूसरी साइड से 6। सुने मेरी बात, अब ये प्रोटीन कौन सी है? ये वाली कौन सी है? मायोसिन। नजर आ रहे हैं आपको? मायोसिन के ऊपर हेड भी थोड़े सही नहीं बने हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये मोटी मायोसिन है और ये पतली एक्टिन है। मायोसिन बीच में है, मायोसिन फिक्स है। मायोसिन के ऊपर इधर से भी उधर से भी, जैसे फिंगर आप इधर बीच में ला दें, ऐसे ओवरलैप कर रही हैं एक्टिन मायोसिन को। अब सुने, इन मायोसिन को मजबूत रखने के लिए बीच में एक प्रोटीन है, मोटी सी, जिसको हम कहते हैं एम लाइन। जिसको हम क्या कहते हैं? एम लाइन। एम लाइन इज अ प्रोटीन, सेंट्रल प्रोटीन प्रेजेंट एट द बिल्कुल सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, which holds the myosin at their position। फिक्स करती हैं, पोजीशन देती हैं, लोकलाइज करती हैं मायोसिन। नहीं तो कैसे मायोसिन यहाँ पे रुकती, इधर उधर गिर जाती ना। तो मायोसिन को यहाँ पे पकड़े हुई है कौन सी प्रोटीन? एमलाइन। ठीक है, एमलाइन भी समझ गए, मायोसिन भी समझ गए, और एक्टिन भी समझ गए, जेड लाइन भी समझ गए। अब क्या करना है? इनके रीजन्स को समझना है। भाई मुझे बताएं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो लाइट और डार्क बैंड आपको नजर आते हैं, स्प्राइटेशन नजर आते हैं, कार्डियक में थोड़े बहुत रेगुलर और स्केलेटल में रेगुलर। तो वो जो स्प्राइटेशन आपको नजर आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सी बनाई मैंने? एक्टिन, 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 एक्टिन। ये भी एक्टिन, ये भी एक्टिन, और ये भी एक्टिन, और ये भी एक्टिन। और बीच में अब मैं बना रहा हूं ब्लू कलर से, ये कौन सी प्रोटीन? मायोसिन। ये भी मैं बना रहा हूं मायोसिन, ये भी बना रहा हूं मैं मायोसिन। तो सुने, यहां पे सुने, और ये मैं बना रहा हूं हेड, ये मैं बना रहा हूं हेड। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं क्या? हेड। ये हेड बना रहा हूं मैं। ठीक हो गया? समझ आ गई होगी बात। हेड की अरेंजमेंट, मायोसिन की अरेंजमेंट, एक्टिन की एक्टिन की अरेंजमेंट। अब भाई ये तो हो गई जेड लाइन, ये क्या हो गई? ये वाली जेड लाइन। ये भी क्या हो गई? जेड लाइन। ये जो टुकड़ा है ये वाला, जहां पे ओनली एंड ओनली क्या है? ओनली एक्टिन है। तो इस ओनली एक्टिन वाले एरिया को हम कहते हैं आई बैंड, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक। पोलराइज लाइट करता है नहीं करता है, आइसोट्रॉपिक, वो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जो आप पढ़ते हैं।
आई बैंड या इसको हम लाइट जोन कहते हैं, लाइट बैंड कहते हैं, लाइट बैंड। और ये जो आपका हिस्सा है जहां से मायोसिन स्टार्ट है, जहां तक मायोसिन खत्म है, इस एरिया को आप कहते हैं ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक, या इसको हम कहते हैं डार्क बैंड। अब मैं पूछूं, मुझे बताएं, जहां पे मायोसिन है वहां पे ओनली मायोसिन है या एक्टिन भी कुछ ओवरलैप्ड है? ए बैंड में एक्टिन भी ओवरलैप्ड है या नहीं है? तो भाई उस रीजन को क्या कहेंगे जहां पे एक्टिन ओवरलैप्ड नहीं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, उस बीच वाले छोटे से एरिया को यहां से लेकर यहां तक को आप कहेंगे एच जोन। कौन सा जोन? एच जोन। एच जोन में एक्टिन कितनी? कोई भी नहीं। एच जोन कंप्राइजेज ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन? ओनली एंड ओनली मायोसिन। एमलाइन भी है मायोसिन, एक्टिन नहीं है। अच्छा भाई, जेड लाइन भी एक प्रोटीन है, और जेड लाइन जो प्रोटीन है वो एक्टिन से थोड़ी मोटी होती है, मायोसिन से थोड़ी पतली होती है। जेड लाइन भी प्रोटीन की बनी होती है। एम लाइन जो है वो भी प्रोटीन है, प्रोटीन की बनी हुई है। एक्टिन भी प्रोटीन है, मायोसिन भी प्रोटीन है, तकरीबन सारी प्रोटीन्स हैं। अब मुझे बताएं सबसे पतली कौन है? एक्टिन। उसके बाद जेड लाइन मोटी, बिल्कुल सबसे मोटी मायोसिन। अब मुझे बताएं ए बैंड डार्क बैंड कहलाएगा और आई बैंड लाइट बैंड कहलाएगा, मगर ए बैंड और एच जोन में, ए बैंड और एच जोन में से ज्यादा डार्क कौन सा होगा? एच जोन। क्यों भाई? एच जोन में तो सिर्फ मायोसिन है। ए बैंड में मायोसिन के साथ एक्टिन भी है। हाँ, पतली है तो क्या हुआ? ऐड तो किया ना आपने, यानी ये मायोसिन हो गई, मायोसिन हो गई, मायोसिन के साथ आपने पतली सी एक्टिन को भी ऐड किया, तो ये थिकनेस बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई ना भाई। तो जो एच जोन है वो सबसे डार्क में डार्क एच जोन का कौन सा पार्ट? ओवरलैपिंग पार्ट। मुझे बताएं, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ एच जोन ए बैंड इज कॉल्ड एज, नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ए बैंड इज कॉल्ड एज, ऑफिस में बिठा दो सर वाला, एच जोन। नॉन ओवरलैपिंग, यहां जहां पे एक्टिन नहीं है वो ए बैंड का ही पार्ट है, उसको हम एच जोन कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, आपने सही जवाब दिया है। तो अब क्या है, ये रिलैक्स्ड स्टेट थी, हमने पढ़ा, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। अब इसमें और इसमें फर्क बताएं क्या है? हाँ भाई, फर्क बताएं, क्या कह रहे हैं, फर्क क्या है इसमें कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में? अच्छा, पहले रिलैक्स्ड स्टेट में देख लें। रिलैक्स्ड स्टेट में एच जोन है, यहां पे बताएं कहां पे है? एच जोन डिसअपियर। क्यों डिसअपियर? आप कहेंगे सर जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एक्टिन ओवरलैप करके आएंगी एम लाइन तक, यानी सेंटर तक, यानी कंप्लीटली ओवरलैप टू द मायोसिन, एच जोन डिसअपियर। ठीक हो गया? ओके। दूसरी बात, जब एक्टिन आपस में सेंटर की तरफ आएंगी, एम लाइन की तरफ आएंगी, मायोसिन पे ओवरलैप करेंगी, तो जेड लाइन कम्स क्लोजर और गो अवे फ्रॉम ईच अदर, कम्स क्लोजर, क्लोजर, एंड लेंथ ऑफ सार्कोमेयर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, decreases, shorten, width of sarcomere decreases or increases, width of sarcomere increases। why भाई, why? क्योंकि मायोसिन है, उसके साथ एक्टिन भी आ रहे हैं। देखिए, मायोसिन है,
उसके साथ एक्टिन भी आ रहे हैं, दुगने हो रहे हैं ना भाई। तो सार्कोमेयर, आप जो ऐसे बाइसेप दिखाते हैं अपना, तो बाइसेप क्या हो जाता है, छोटा और मोटा, छोटा और मोटा। क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ, आपके सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, मतलब सारे सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट कर गए और मोटे हो गए। मोटे होने की वजह यह है कि प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर आ गई तो मोटाई हो गई, और छोटे होने की ये वजह है कि सारे सार्कोमेयर एक दूसरे के क्लोज आ गए। ओके, एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर। हाँ भाई, एक और बात मुझे बताएं, एक और बात बताएं मुझे, एक और बात बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आई बैंड का क्या होगा, डिक्रीज होगा या नहीं? आई बैंड, आई बैंड डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि आई बैंड बड़ा है, ओवरलैपिंग होने के बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एच जोन डिसअपियर। ठीक है, आई बैंड डिक्रीजेस, जेड लाइन कम्स क्लोजर, सार्कोमेयर शॉर्टन एंड थिकन। अब मुझे बताएं, ए बैंड की लेंथ में कौन सी चेंज आएगी या नहीं? ए बैंड यानी जहां से मायोसिन स्टार्ट है, जहां पे खत्म हो रहे हैं, उसकी लेंथ में देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ ए बैंड बिकॉज मायोसिन और फिक्स्ड फिलामेंट। ए बैंड किसको कह रहे हैं? एक्टिन हो या ना हो वो बात अलग है, मायोसिन से मायोसिन तक ए बैंड है, तो मायोसिन तो इधर उधर नहीं होंगे ना भाई। तो लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिलैक्सेशन। ज्यादा डार्क होगा मतलब मोटा हो जाएगा, ए बैंड की विड्थ में फर्क होगा, ए बैंड की विड्थ में फर्क होगा। भाई 1 मिनट भाई, प्यास लग गई है बहुत, वकार पानी पिया रहे यार, बस अचे तो छरियो था, अचे तो वकार। ए बैंड मूव क्लोज थींदी, एक बच्चा कह रहा है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि ए बैंड मूव क्लोज। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है पता है? एक सार्कोमेयर का ए बैंड और दूसरे सार्कोमेयर का ए बैंड। अब मुझे बताइए आपस में क्लोज होंगे या नहीं? एक का ए बैंड और दूसरे का ए बैंड होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी शॉर्टन हो रहा है और वो भी शॉर्टन हो रहा है, तो दोनों के आई बैंड डिक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब दोनों ए बैंड क्लोज हो रहे हैं। समझ आई बात? पूरी मसल की मसल क्लोज हो जाएगी, पूरे मायोफिब्रिल क्लोज हो जाएंगे। सार्कोमेयर एक तो नहीं हो रहा ना भाई, सारे हो रहे हैं ना। वेरी गुड। बाकी ये अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं भूल गया था ये पॉइंट बताना। हाँ भाई, ये सारे हो गए। केप जेड छोड़ दें, इसको सिलेबस में नहीं है। एक्टिन की अटैचमेंट होती है, वहां पे केप जेड कहते हैं। टाइटिन को छोड़ दें, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन है। जेड डिस्क समझी आपने, मायोसिन हेड समझे, मायोसिन टेल समझे आपने, और एक्टिन फिलामेंट भी समझी, एमलाइन भी समझी, सारा कुछ हो गया। अब आ जाएं आखिरी पॉइंट पर, जो कि मजेदार पॉइंट है। जेड डिस्क रिड्यूस थींदी छा? जेड डिस्क रिड्यूस होगी? आप बताएं ना भाई, मैं क्यों बताऊं अभी। जेड डिस्क रिड्यूस होगी? नहीं होगी। क्यों? क्यों रिड्यूस होगी? इधर उधर होगी। अच्छा मुझे बताएं, सारे जेड लाइन राइट और लेफ्ट वाले सेंटर पे आएंगे, या राइट या सेंटर वाले बाहर जाएंगे? राइट एंड लेफ्ट बताएं। जेड लाइन कहां पे आएंगे? सारे सेंटर पे। सार्कोमेयर सारे सेंटर पे, बीच वाला जो सार्कोमेयर होगा, इधर वाले सार्कोमेयर उधर वाले उस पर आएंगे। ऐसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। बाइसेप आपका कहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है? बीच पर। यहां से भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यहां से भी हो जाती है, बीच में मोटापा दिखाता है अपना।
हाँ भाई पता है। अब आपने क्या समझाना है मुझे? अब मेरी बारी खत्म, आपकी बारी शुरू है भाई। अब ना आप मुझे समझाएंगे कि हाउ मसल, ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, देखें तो ये स्टडी कर लें, ये मैंने बताई हैं आपको, सही है या नहीं, आप ये आपको आ रही है या नहीं। कैल्शियम ट्रिगर्स द मसल एक्शन, मतलब मसल को ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम काम आएगा। एट रेस्ट ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट, रेस्ट में मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पर है, यानी जी एक्टिन की बात कर रहा है, वो ब्लॉक्ड बाय ट्रोपोमायोसिन, सही है बिल्कुल। सिक्योर्ड बाय ट्रोपोनिन, वेरी गुड, ये भी सही है। कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन सी, बिल्कुल ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होगा। शेप चेंज होगी, causes the movement of troponin, releasing of tropomyosin, सही कह रहा है? हाँ सही कह रहा है। अब एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट, मतलब जी साइट, जी साइट मतलब सॉकेट को ओपन करेगा कौन? जब ट्रोपोमायोसिन मूव करेगा। कौन मूव कराएगा? कैल्शियम मूव कराएगा, सही है। तो ट्रोपोमायोसिन जब मूव करेगी तो बाइंडिंग साइट खुल जाएगी, ये वही चीज है। ये ट्रोपोमायोसिन है, ये वाली जो है ट्रोपोमायोसिन है, ये देखें, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये ठीक है। और ये वाली एक्टिन प्रोटीन है। इनमें जो है ना ये देखें, ये डॉट, ये जी एक्टिन, ये जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सही फिगर नहीं है, जो मैंने आपको बना के दिखाई वो सही थी। एफ एक्टिन सीधा और जी एक्टिन इन्होंने कंबाइन करके लिखा है, मगर समझने के लिए सही है। तो देखें यहां पे ये जो बाइंडिंग साइट है वो ऑक्यूपाइड बाय द ट्रोपोमायोसिन, और जैसे कैल्शियम आया, ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम आया किसके साथ बाइंड हुआ? इस प्रोटीन के साथ। ये कौन सी 3 प्रोटीन है? ट्रोपोनिन। इनमें से एक के साथ आके कैल्शियम जुड़ा, जिसके साथ जुड़ा है बीच वाली के साथ, वो कौन सी है? ट्रोपोनिन सी। तो इसके जुड़ने के बाद ट्रोपोमायोसिन हट गई और ये एक्सपोज्ड हो गई ये साइट्स। देखें अब यहां पे इन जगहों पे कौन अटैच होगा? ये मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, यानी एक्टिन के, जी एक्टिन है, यहां पे हेड अटैच होगा। समझ आई बात? ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? तो भाई चले ना आगे, देर किस बात की, तो आगे चलते हैं। अब कहां, अब क्या पढ़ना है? अब जो जिसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं वो कंक्लूजन पढ़ना है भाई आपने, वो कंक्लूड करना है आपने कि हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट। भाई एक साइंटिस्ट था पागल सा, हक्सले नाम था उसका, हक्सले, उसने थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसकी है? किसके बारे में है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है। स्लाइडिंग क्यों नाम दिया? क्योंकि मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करती हैं। पहले ना ये कॉन्सेप्ट था कि जो मसल्स हैं वो एक्टिन और मायोसिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये वो पता नहीं अजीब अजीब कॉन्सेप्ट थे। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने सारा कुछ सही सही बताया कि मायोसिन फिक्स है, एक्टिन उसके ऊपर जो है वो मूव करती है। गिलास कप है। हाँ, तो हक्सले ने आकर बताया। अच्छा एक बात तो मुझे बताएं, मुझे कंफ्यूजन हो रही है एक बात में, मुझे ये बताएं एक्टिन की लेंथ में कमी होगी क्या? एक्टिन छोटी होगी, बड़ी होगी? नहीं, ओवरलैप होगी, थोड़ी बच जाएगी, आई बैंड थोड़ा बच जाएगा, बाकी ओवरलैप हो जाएगा। जब रिलैक्स होगा फिर आई बैंड बढ़ जाएगा, जब ओवरलैप करेगा थोड़ा बच जाएगा। सही है, वेरी गुड, ओके। मतलब मूव एक्टिन करेगी मायोसिन पर। हाँ, तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी? हक्सले ने, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसने क्या कहा? एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड ओवर करेगी, ऊपर जाएगी, और इसने बताया इसमें कैल्शियम का रोल है, एटीपी का रोल है और नर्व इंपल का रोल है, जो कि मैंने पढ़ा लिया है तीनों चीजें। अब इनका सिर्फ
मेथड पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़नी है, कौन कब आएगा, कैसे ये मैकेनिज्म होगा, बस सारी चीज आपकी हो गई है। तो आपने समझ लिया है कि एक्टिन का जी एक्टिन सॉकेट बनाएगा, उसको कंट्रोल करता है ट्रोपोमायोसिन। रेस्ट के स्टेज में जब मैसेज आएगी यानी नर्व इम्पल आएगी, उसके बाद एसिटाइल कोलिन आएगा सार्कोलेमा पर, एसिटाइल कोलिन टी ट्यूब्यूल से अंदर आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक आएगा, वो कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम सीधा मायोफिब्रिल में सार्कोमेयर में आएगा, आकर एक्टिन पर ट्रोपोमायोसिन सी से बाइंड होगा। यहां तक क्लियर है भाई। और ट्रोपोमायोसिन में कैल्शियम के बाइंड होने के बाद बहुत कुछ होगा। तो सुनिए, तो ये थ्योरी कहेगी कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देखें, ये मैं फिंगर्स अपनी कह रहा हूं, ये मायोसिन के हेड है, ये क्या है, मेरी फिंगर्स मायोसिन के हेड। ऐसे किस पे अटैच हो रही हैं, एक्टिन पे। कौन सी जगह पे, सॉकेट पे। तो ऐसे देखें, ऐसे ऐसे ब्रिज टूटेंगी और बनेंगी। मतलब ये सॉकेट, एक सॉकेट से एक हेड जुड़ेगा, दूसरे सॉकेट से दूसरा हेड जुड़ेगा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, फिर ये इसको आगे मूव करवा के यही सेम हेड आगे वाले जो सॉकेट्स होंगे उनमें पड़ जाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सॉकेट लगे और एक धक्का दिया एक्टिन ओवरलैप हो गई, नहीं भाई। एक सेकंड के अंदर, मिली सेकंड के अंदर, सॉरी, सेवरल टाइम्स ये कनेक्शन हेड का और सॉकेट का बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप करवाना है किसको, एक्टिन को। किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। बात समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात। एक कॉन्ट्रैक्शन में ये कनेक्शन बहुत बार टूटेगा और जुड़ेगा। अच्छा, इस कनेक्शन को नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं ब्रिज। क्या, ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। कौन बनाएगा क्रॉस ब्रिज, मायोसिन का हेड और एक्टिन का जी एक्टिन सॉकेट। कौन बनवाएगा, कैल्शियम, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, सारे मिलकर। ठीक हो गया भाई। क्रॉस, ये कहेगा क्रॉस ब्रिज बनेगी, सेवरल टाइम बनेगी, टूटेगी। अब बनेगी टूटेगी को पढ़ेंगे। देखें, आए भाई, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, मसल रिलैक्स स्टेट में। कौन सी स्टेट में है, अभी रिलैक्स्ड है। बिफोर 1 मसल कौन सी स्टेज में, रिलैक्स। मैसेज आ गया, नर्व इम्पल आ गया। जैसे नर्व इम्पल आ गया, नर्व इम्पल ने जैसे आई तो एटीपी जाके अटैच हो गई। अच्छा, एटीपी सुने, एटीपी पहले से अटैच होती है, मसल रिलैक्स में है ना, एटीपी अटैच होती है पहले से ही। ये बात सुन लें, लास्ट में आप क्लियर करेंगे कि एटीपी कब अटैच हुई है। एटीपी अटैच है, जैसे नर्व इम्पल आएगा एटीपी टूटेगी, एटीपी टूटेगी एडीपी और फास्फेट में। तो मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी, मायोसिन हेड पर एडीपी ऑलरेडी है, वो एटीपी टूटेगी एडीपी एंड फास्फेट पर। पहले स्टेप में क्या हुआ, एटीपी को तोड़ा गया, ब्रिज नहीं बनी। एटीपी अटैच थी पहले से ही, कब अटैच थी वो मैंने नहीं पढ़ाया, अटैच थी पहले से ही। थोड़ा बता रहा हूं, जब ब्रिज टूटेगी ना पिछली टाइम, उस टाइम एटीपी अटैच हुई थी। अब ब्रिज बनने वाली है, तो एटीपी ब्रिज बनाने के लिए एटीपी को तोड़ा एडीपी और फास्फेट में, और मतलब क्या किया, एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल किया पहले। जैसे मैसेज आई एटीपी को तोड़ा गया, स्टेप नंबर 1, यानी मायोसिन ने अपने आप को क्या किया, एनर्जाइज्ड, बॉन्ड करने के लिए, ट्विस्ट लगाने के लिए, पावर लगाने के लिए एनर्जाइज किया, एटीपी को तोड़ा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी स्टेप नंबर 1, एनर्जी लेना स्टेप नंबर 1। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम बाइंड होगा। दूसरे स्टेप में कौन आएगा, कैल्शियम आएगा। कैल्शियम बाइंड किसके साथ होगा, ट्रोपोनिन सी के साथ। और ट्रोपोनिन सी जो है वो क्या करवाएगा, क्या करवाएगा, ट्रोपोनिन सी
ट्रोपोमायोसिन को दूर करवाएगा, जी एक्टिन को खोलेगा, सॉकेट को एक्सपोज कराएगा और एक्सपोज होने के बाद मायोसिन का हेड एक्टिन के सॉकेट में फंस जाएगा, मतलब ब्रिज बनेगी। तो सेकंड स्टेप आपका कौन सा हो गया? ब्रिज का बनना। कैसे बनेगी? मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। समझ आई बात? सेकंड स्टेप समझ आया? एटीपी इस्तेमाल नहीं हुई अभी तक। एटीपी फर्स्ट स्टेप में टूटी है, दूसरे स्टेप में कैल्शियम की वजह से ब्रिज बनी है। अब जब तीसरा स्टेप होगा तो धक्का लगेगा, ब्रिज बनने के बाद पावर लगेगा। तो थर्ड स्टेप है पावर। क्या है थर्ड स्टेप? पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का मतलब है वो जो ब्रिज बनी है किसकी? मायोसिन के हेड और सॉकेट की। वो मायोसिन के हेड ऐसे मूव करेंगे, ऐसे धक्का देंगे। जब धक्का देंगे इसको हम पावर कहेंगे, वहां पे एटीपी की एनर्जी यूज होगी। तोड़ के रखा था ताकि टाइम ना लगे, तोड़ के रखा था। तो एटीपी की एनर्जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मायोसिन हेड रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर पावर स्ट्रोक। सही बात है, कह रहा है मायोसिन का जो हेड है वो रोटेट करेगा, घूमेगा सेंटर की तरफ। कहां? सेंटर की तरफ। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। मूव करेगा तो यहां पे एनर्जी इस्तेमाल हो गई। ठीक है, तो इसी स्टेप में एडीपी भी निकल जाएगी और फास्फेट भी निकल जाएगा। यानी खर्च यहां पर हुई, एटीपी खर्च यहां पर हुई, उसकी एनर्जी यहां पर यूज की और उसको हाइड्रोलाइज फर्स्ट स्टेप में किया, सेकंड में ब्रिज बनी, थर्ड में वो पावर लगा मतलब एनर्जी लगी। अब जब सार्कोमेयर मायोसिन हेड एक्टिन को स्ट्रोक कर रहा है, मतलब क्या? ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप होने के बाद मुझे बताएं, ब्रिज टूटी या बची? जब सार्कोमेयर के हेड ने एक्टिन को ऐसे मूव किया तो हेड जाकर फ्री होने लगेगा। जहां पे हेड फ्री होने लगेगा वहां पे एटीपी आके जुड़ेगी। मतलब जैसे इस हेड का कनेक्शन इस सॉकेट से टूटेगा वहां पे एटीपी जुड़ेगी। मतलब जब क्रॉस ब्रिज टूट रही है वहां पे एटीपी ऐड हो रही है। एट द एंड एटीपी जुड़ेगी और ब्रिज टूटेगी। एज मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एटीपी द क्रॉस ब्रिज डिटेच फ्रॉम द एक्टिन। एटीपी आई, स्ट्रोक होने के बाद एटीपी आई, ब्रिज टूटी, वही बात। एटीपी अटैच्ड है, फिर एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, ब्रिज बनाएगा, पावर देगा, फिर एटीपी ऐड करके ब्रिज तोड़ेगा। भाई ये सारा कॉन्सेप्ट था मसल्स का। आपका चैप्टर यहां पर पूरा हो गया। सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब मुझे बताएं, बस मुझे भी नहीं भाई, मैं भी बहुत थक गया हूं। डिसऑर्डर नहीं पढ़ने सिलेबस में। डिसऑर्डर क्रैम्प, टेटनी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के हैं और उसके बाद शर्टिका, डिस्क स्लिप, स्पॉन्डाइलोसिस या स्प्रेन, ये नहीं है। स्प्रेन का पता है? स्प्रेन क्या है? बाकी तो आपने पढ़े होंगे। स्प्रेन क्या है पता है? स्प्रेन का कोई बताए मुझे कमेंट में, स्प्रेन क्या है? जॉइंट का डिसऑर्डर है, आर्थराइटिस के साथ मिलेगा। स्प्रेन जब आपकी लिगामेंट टूट जाए किसी फोर्स से, लिगामेंट के टूटने को स्प्रेन कहते हैं। हाँ चलो आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ेंगे भाई। मुझे बताएं ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं? कौन से? कैल्शियम कब यूज हुआ, एटीपी कब टूटी, एटीपी हाइड्रोलाइज कब हुई और कैल्शियम ने आकर क्या किया, कैल्शियम था कहां पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां कब निकला। और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है के क्या नर्व इम्पल का जरूरी है। नर्व इम्पल की मैसेज एसिटाइल कोलिन मसल तक पहुंचा रहा है और एसिटाइल कोलिन के आने से मसल्स में क्या होता है। और मुझे बताएं कॉन्सेप्ट
सार्कोमेयर का, जेड लाइन का क्या होगा, ए बैंड का क्या होगा, आई बैंड का क्या होगा रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में। एटीपी वाला दोबारा बताएं, हुसैन मुनीर। एटीपी वाला हुसैन भाई देखें, एटीपी जब ब्रिज टूट रही थी, एटीपी आई अटैच हुई तो मायोसिन के हेड ने सॉकेट को छोड़ा। जब एटीपी जुड़ी ब्रिज टूटी, यानी एटीपी एड हो रही है ब्रिज को तोड़ने में, एड हो रही है, मगर एटीपी की ब्रेकडाउन हो रही है पहले स्टेप में। इसको एनर्जाइज करने के लिए ये तैयारी है, प्रिपरेशन है। फिर बॉन्ड बनेगा, ब्रिज बनेगी, कैसे कैल्शियम आएगा पढ़ा हमने। फिर पावर होगा, वहां पे एटीपी की एनर्जी इस्तेमाल होगी और एडीपी और फास्फेट निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप कि एनर्जी यूज हो रही है फॉर ब्रोकन ब्रिज। नहीं 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 नहीं, आप कह रहे हैं एटीपी का बॉन्ड हो रहा है ब्रिज को तोड़ने में, एटीपी की एनर्जी यूज नहीं हो रही। एटीपी की जो एनर्जी यूज होगी वो पावर में होगी। एटीपी की जो ब्रेकडाउन होगी, देखिए ना, ब्रेकडाउन यहां पे हुई है तो यहां पे लास्ट स्टेप पे कैसे आपकी एनर्जी इस्तेमाल हुई। एडिशन ऑफ एटीपी ये है, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी ये है फर्स्ट स्टेप, और यूज ऑफ एटीपी थर्ड स्टेप है। इस बात को समझ लें आप। वेरी गुड, आज के लिए काफी है भाई। क्रॉस ब्रिज जब टूटेगा तो एटीपी एड होगी। एड कह रहा हूं, एड, उसकी एनर्जी यूज नहीं कह रहा मैं। हाँ सर, अभी के अभी लेक्चर अपलोड करते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह।